आज का हमारा टॉपिक है इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ये टॉपिक जो है पैथोफिजियोलॉजी में है। इसमें सेल इंजरी के कॉजेज को हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो मेजर वे होती है किसकी, सेल इंजरी की। सेल इंजरी जो होती है दो मेजर वे में होती है। एक तो जेनेटिक, एक यहाँ पर दिख रहा है कि जेनेटिक कॉजेज के कारण सेल इंजरी होती है, और एक होता है भाई एक्वायर्ड कॉजेज के कारण भी क्या होती है, सेल इंजरी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें से जेनेटिक जो कॉजेज है उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं एक एक करके इन पॉइंट को। उसके बाद से हम देखेंगे एक्वायर्ड कॉजेज को। तो जेनेटिक कॉजेज में दिख रहा है कि डेवलपमेंट जो डिफेक्ट होती है इसके कारण, मतलब इसमें भी क्या होती है, डेवलपमेंट डिफेक्ट के कारण भी क्या होती है, सेल इंजरी होती है। डेवलपमेंट डिफेक्ट क्या है, ये बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफेक्ट का क्या है, ये ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप डिफेक्ट का ये ग्रुप है जिसमें डेवलपमेंट ग्रुप में आती है। जैसे कि फोइटस है, कोई फोइटस का जो लाइफ होता है ना, फोइटस का लाइफ जो होता है ना वो किसके, फोइटस का जो लाइफ होती है वो उसमें एक मोर्फोजेनेसिस शब्द से तो परिचित होंगे। मोर्फोलॉजी, एक तो मोर्फोलॉजी का मतलब जानते हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन जो फोइटस होता है ना, भ्रूण जिसे बोलते हैं, जो गर्भ में बच्चा होता है, तो गर्भ में जो बच्चा होता है उसके लाइफ में क्या होती है, डेवलपमेंट डिफेक्ट होती है ना, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डेवलपमेंट डिफेक्ट में फोइटस का लाइफ जो होता है ना इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मोर्फोजेनेसिस में क्या होता है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एबनॉर्मली होती है। एबनॉर्मली तो समझते हैं ना, बहुत सारे एबनॉर्मली का क्या है, ये ग्रुप है। डेवलपमेंट जो डिफेक्ट है वो बहुत सारे एबनॉर्मली मतलब क्या होता है कि जो सेल होती है अपने नॉर्मल कंडीशन में है। एबनॉर्मली जब कंडीशन में जाती है मतलब वो खराब होती है। एबनॉर्मली का मतलब जो अपने अच्छे से खराब की तरफ जाएगी। पहले अच्छा थी, अब क्या होगी, खराब होगी, मतलब वो नॉर्मल से एबनॉर्मल पहुंच गई। तो जो फोइटस होता है उसकी जो मोर्फोजेनेसिस होती है ना, मोर्फोजेनेसिस के कारण जो होती है ना, फोइटस का जो लाइफ होता है इसमें बहुत सारे डिफेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एबनॉर्मेबिलिटी इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण क्या होती है, डेवलपमेंट डिफेक्ट का असर होता है जिसमें सेल इंजरी होती है। आगे देखें तो साइटोजेनेटिक डिफेक्ट क्या होता है। साइटोजेनेटिक डिफेक्ट में क्या आता है, साइटोजेनेटिक डिफेक्ट में आता है क्रोमोसोम पढ़े होंगे ना। क्रोमोसोम में देखा था हमने कि एक्स और वाई होती है, एक्स वाई होती है और एक्स एक्स होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के जो डिफेक्ट होते हैं ना, ये एक्स और वाई में डिफेक्ट हो जाएंगे या एक्स एक्स में डिफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण जो होती है, क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने के कारण क्या होती है, साइटोजेनेटिक डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, जिसके कारण क्या होती है, सेल इंजरी होती है। जिससे बच्चे, मतलब क्या होती है, हमारे जो बॉडी होती है ना, सारे क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करते हैं। क्रोमोसोम ही सूचित करते हैं, क्रोमोसोम ही सेंस करते हैं, मतलब बताते हैं कि हमारे पास 2 आई होनी चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, 2 हाथ होनी चाहिए। सारे मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है कौन, क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मल हुआ तो उससे हमारे जो सेल इंजरी होती है उस पर मतलब इफेक्ट पड़ता है, सेल इंजरी होती है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से देखें तो इसमें दिख रहा है, फिगर में, जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि यहां पर क्रोमोसोम को दिखाया गया है। एक तो सबसे पहला फिगर दिख रहा है जिसमें नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद देखें तो ट्रांसलोकेशन हो जाता है, इसकी लोकेशन जो होती है ना चेंज हो गई है। इसमें पहले क्या था, रेड वाला इस साइड था और ब्लू वाला उस साइड था। हुआ क्या, इसमें लोकेशन इसका चेंज हो गया। आगे देखें तो डिलीटेशन, जिसमें क्या होती है, डिलीट मतलब समझता है ना कि डिलीट मतलब हटना। इसमें क्या हुआ, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना वो इसमें से हट चुका है। इन्वर्जन मतलब क्या होती है, एकदम उलट गया, उल्टा हो गया इसमें। और आगे देखें तो रिंग का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाता है। तो जब एबनॉर्मल होगा क्रोमोसोम
तो क्या होगी, हमारे बॉडी भी एबनॉर्मल होगी, बॉडी का ढांचा भी जो होगा ना वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। दूसरे जैसे कि दूसरे फिगर में शो कर रहा होगा स्क्रीन पर, दूसरे फिगर में शो कर रहा होगा, इसमें चेंजेस आ गया है। लड़कियों का पार्ट लड़कों में मतलब दिख रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट है, लड़कियों का ब्रेस्ट इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम के कारण अगर क्रोमोसोम का डिफेक्ट हुआ तो लड़कियों का जो ब्रेस्ट होता है वो मतलब स्मॉल हो जाता है, बढ़ता नहीं है, लड़कों की तरह दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है कि लड़कों का जो होता है ना वो लड़कियों की तरह दिखता है। अब एक पहले वाले जो फिगर में दिख रहा होगा, पहले वाला फिगर में उसमें दिख रहा है कि इसका जो माउथ है वो टेढ़ा हो गया है, आई एक क्या हो गया, छोटा हो गया है, वो भी टेढ़ा हो गया है। हाइट पर भी डिपेंड करता है, हाइट भी इसके एबनॉर्मल हो गई है, बहुत सारे इसमें डिफेक्ट दिख रही हैं। तो ये क्रोमोसोम की एबनॉर्मल के कारण होती है, क्रोमोसोम जैसे एबनॉर्मल होगी उसी पर ये सारे डिपेंड करती हैं, तो इसके कारण सेल इंजरी होती है, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आगे कह रहा है कि जो सिंगल जीन डिफेक्ट होता है, इसमें जीन का डिफेक्ट पड़ता है, सिंगल जीन डिफेक्ट। जैसे कि इसमें क्या होती है कि बहुत सारे डिजीज कह सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इसके अंडर आएगा। और सारे भी डिजीज आते हैं जो सिकल जीन डिफेक्ट के कारण होते हैं। जीन अगर डिफेक्ट हुआ तो बहुत सारे डिजीज कॉज होते हैं। डिजीज कॉज होने का मतलब क्या है, डिजीज कॉज होने का मतलब यही है कि हमारा सेल इंजरी हुआ है, तभी क्या है हमारा एब्नॉर्मल कंडीशन में बॉडी पहुंची हुई है। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटर डिसऑर्डर। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, मल्टी का मतलब क्या होता है। मल्टी मतलब होती है कि बहुत सारे, फैक्टोरियल बहुत सारे फैक्टोरियल इन्वॉल्व हैं किसमें, इनहेरिटर डिसऑर्डर में। इनहेरिटर मतलब क्या होता है कि जेनेटिक जो डिसऑर्डर होती है उसमें इन्वॉल्व है। इनहेरिटर डिसऑर्डर, जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि इसमें कह सकते हैं मल्टी फैक्टोरियल में, जेनेटिक में ये सारे तो जेनेटिक ही हैं, तो जेनेटिक में जैसे इसके अंडर में आ जाता है कलर ऑफ हेयर, ये जेनेटिक होती है। अगर माँ बाप का हेयर जो है वाइट होता है तो बच्चे का भी होगा। तो ये जो होती है ना, हेयर का कलर जो होती है ना, वो डिपेंड करती किस पर करती है, वो किस पर होती है, किसके कॉजेस के कारण होती है, वो जेनेटिक कॉजेस के कारण होती है। इसमें कलर ऑफ हेयर ही नहीं डिपेंड है, हेयर के साथ साथ आई का कलर, आई का भी कलर क्या है, जेनेटिक कॉजेस के कारण होती है। आई हो गया, स्किन का कलर, स्किन जो होता है ना उसका भी कलर इसमें डिफेक्ट करता है, जेनेटिक कॉजेस के कारण होती है। जैसे कि माँ बाप अगर काले हैं तो जनरली बच्चा भी क्या होता है, काला ही होता है। तो स्किन का कलर, हेयर, आई और भी सारे फैक्टर हैं जो जेनेटिक के कारण, जेनेटिक कॉजेस के कारण, जो जेनेटिक कॉजेस में आते हैं, जिसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर के अंडर में आते हैं। तो ये पॉइंट जो थे, और अदर भी डिजीज होते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं जो जेनेटिक कॉजेस के कारण में, जो जेनेटिक कॉजेस में आते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है जेनेटिक कॉजेस के हैं। लेकिन अब दूसरा क्या है हमारा, बाई एक्वायर्ड कॉजेस। बाई एक्वायर्ड कॉजेस में हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, उस पॉइंट को एक एक करके देखेंगे। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें ज्यादातर पॉइंट है नहीं, लेकिन एक एक बातें हैं छोटे छोटे से, तो नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि अब हम एक्वायर्ड कॉजेस जो है इसको देखेंगे, एक्वायर्ड कॉजेस के बारे में। तो एक्वायर्ड कॉजेस के बारे में देखेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, एक्वायर्ड कॉजेस। एक्वायर्ड कॉजेस के कारण कैसे सेल इंजरी होती है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने पहले में पढ़ा जेनेटिक जो कॉजेस होती थी, जेनेटिक कॉजेस का नाम ही सिर्फ काफी है, एग्जाम के व्यू से नाम उसके लिख देंगे, कॉजेस का काफी है। तो इसमें देखें हम उसको डिटेल में पढ़ना है, आगे पैथोलॉजी में पढ़ना है, उसे डिटेल में एक एक पॉइंट को पढ़ना है। तो एक्वायर्ड कॉजेस के बारे में कुछ पॉइंट इसमें डालना होगा। जिससे सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। तो हाइपोक्सिया और इस्केमिया के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें एक एक पॉइंट पर डील करेंगे, और भी पॉइंट इन्वॉल्व है इसमें।
जो हम इसे मिटाने के बाद देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोक्सिया को। हाइपोक्सिया में क्या लिखना है, इसमें हाइपोक्सिया में क्या बताना है, इस्केमिया। इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले सेल को क्या चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना। सेल को ऑक्सीजन चाहिए किसके लिए, जनरेट करने के लिए, क्या, एनर्जी को। सेल जो होता है ना एनर्जी को जनरेट करता है, जिसमें ऑक्सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सेल को रिक्वायर्ड होती है किसकी, O2 की। इसमें सेल को क्या रिक्वायर्ड होती है, सेल को किसकी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड टू O2, रिक्वायर्ड टू O2 यानी ऑक्सीजन को। किसके लिए, फॉर जनरेटिंग एनर्जी। एनर्जी को जनरेट करने के लिए इसकी क्या होती है, O2 की रिक्वायर्ड होती है। एंड ऑल्सो किसके लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शन। तो सेल के अंदर जो होती है ना, सेल के अंदर जो होती है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें O2 की आवश्यकता होती है। और परफॉर्म क्या होता है, मेटाबॉलिक जो फंक्शन परफॉर्म होती है, मेटाबॉलिक फंक्शंस में भी O2 का योगदान होता है महत्वपूर्ण, इसमें रिक्वायर्ड होती है O2 की। लेकिन हाइपोक्सिया क्या है, इस्केमिया क्या है, इसमें क्या भाई, इसकी बातें मतलब क्यों यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि सेल को इसकी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर इसमें क्या हो जाए कि डिफिशियंसी हो जाए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ O2 may be causes ये क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, हाइपोक्सिया। ठीक है, कह रहा है कि अगर O2 का डिफिशियंसी हो जाए ना, O2 अगर घट जाए, O2 का लेवल घट जाए सेल के अंदर, तो क्या होती है, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाती है। और भी फैक्टर होते हैं जिसके कारण जो होती है हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होती है। इसे हम फर्स्ट वाले पॉइंट को इधर से मिटाते हैं, जिसमें आगे पॉइंट को देखेंगे हम। अगला कॉजेस क्या है, यहां से देख ले। एक तो हुआ कि डिफिशियंसी, अगर O2 का डिफिशियंसी हो रहा है तो हाइपोक्सिया क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हाइपोक्सिया का और भी क्या पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि हाइपोक्सिया को प्रोड्यूस, अदर पॉइंट क्या है इसमें, कि अगर ब्लड का जो सप्लाई होता है बाय रिड्यूस ऑफ ब्लड सप्लाई, जब ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जब ब्लड का सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, घट जाए, तब क्या होती है, तब भी हाइपोक्सिया क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आखिर ब्लड का रिलेशन हाइपोक्सिया से कैसे है, ये चीज देखते हैं कि हमारा O2 जो है ना, O2 जो है वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। O2 को कौन कैरी करता है, ब्लड ही तो क्या करता है, सेल तक जो होती है, हार्ट से सेल तक क्या होती है, लंग्स और हार्ट से क्या होती है, O2 को लेती है और जाकर के पूरे सेल के चारों तरफ सेल, मतलब जितने भी सेल होते हैं वहां तक पहुंचाती है। ये ब्लड का ही काम है। जब सप्लाई के थ्रू पहुंचाती है, अगर सप्लाई ही क्या हो जाए, कम हो जाए, तो O2 भी तो कम जाएगी सेल के पास। जब सेल के पास O2 कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, तो कम मिलेगी ऑक्सीजन सेल को। जब कम मिलेगी तो उसका जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो भी परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, वो भी एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाएगा जितनी चाहिए। तो जब नहीं कर पाएगा जितना उसे चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है, तो सेल तो इंजरी बनेगी, सेल तो इंजरी होगी ही। तो इसके कारण भी क्या होती है, सेल इंजरी होती है। और भी कुछ फैक्टर हैं हाइपोक्सिया के। हाइपोक्सिया का और क्या फैक्टर हो सकते हैं, डिजीज, डिसऑर्डर कह सकते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं या डिजीज ही कह देते हैं। डिजीज ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी में कुछ डिजीज होते हैं जो क्या करते हैं,
which carry O2, which carry O2, जो क्या कैरी करते हैं, O2 को कैरी करते हैं। वैसे डिजीज से क्या होती है, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इसमें अगर ले लिया जाए आरबीसी में कि एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में O2 लेवल घट जाता है, हीमोग्लोबिन का भी लेवल घट जाता है। तो जब आरबीसी में एनीमिया हो जाए, एनीमिया का भी कई टाइप हैं जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, तो अगर एनीमिया हो जाए तो आरबीसी में होती है ना, उसमें कई टाइप की एनीमिया होती है। तो उसमें क्या होता है कि O2 लेवल जो होता है ना हमारा, एनीमिया में क्या होता है, घट जाता है, हीमोग्लोबिन का भी क्या होती है, लेवल घट जाता है। जब O2 का लेवल घटा तो हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हुआ। यही बातें को तो बता रहे हैं, क्योंकि O2 से क्या है, सेल को जरूरत है ना O2 की, इसलिए एनर्जी को जनरेट करने के लिए या जो उसके मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिजीज में क्या क्या आएगा, यहाँ पर ले ले हम तो एनीमिया, एक तो एनीमिया डाल सकते हैं, एक एनीमिया डाल सकते हैं, दूसरे क्या डाल सकते हैं, चलिए सीओ पॉइजन कह सकते हैं, सीओ पॉइजन एक्सेट्रा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजन हो जाए, वो भी ब्लड में ही होती है, आरबीसी में होती है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजन हो जाए तब भी क्या होती है, हमारी हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, जब ब्लड में हमारे ज्यादा मात्रा में आने लगती है, बिल्ड होने लगती है, तो क्या होता है, ये हमारे ऑक्सीजन को रिप्लेस करने लगता है। ये जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को क्या करने लगता है, ब्लड से रिप्लेस करने लगता है। जब ब्लड से रिप्लेस करेगा तो O2 जब लेवल घटेगी फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होगा, फिर प्रोड्यूस होगा। आखिर ये क्या है, इस्केमिया, ये जो होती है ना एक कंडीशन होती है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड सप्लाई घट जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस्केमिया बोलते हैं। तो ये एक कंडीशन है यहाँ पर, और इसी के कारण क्या होती है, हाइपोक्सिया प्रोड्यूस होती है। ये एक दूसरे से रिलेट है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, फिजियोलॉजिकल। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना, ये पॉइंट सारे एजेंट हैं, ये एजेंट है, एजिंग नहीं है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, एजेंट है ये सारे, इसे आप नोट कर चुके होंगे। चलिए इसे हम रॉफ कर देते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। आगे कह रहा है कि फिजिकली एजेंट क्या होती है। फिजिकली एजेंट में कुछ पॉइंट इन्वॉल्व है, उस पॉइंट को देख लेते हैं। फिजिकली में क्या क्या इन्वॉल्व है। एक नंबर तो फिजिकली में हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्या, फिजिकली, तो फिजिकली से हम देख रहे हैं एक नंबर में क्या आ जाएगा, एक तो होती है मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा होती है पहले। दूसरा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तीसरा क्या होती है, थर्मल ट्रॉमा बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या डाल सकते हैं इसमें, रेडिएशंस कह सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, रैपिडली चेंजेस इन एनवायरमेंट प्रेशर कह सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं इस पॉइंट को। ये सारे पॉइंट जो है ना फिजिकल के ही हैं, ठीक है, ये रहा और एक ये रहा। तो सारे फिजिकल एजेंट के ही क्या है, ये सारे टॉपिक हैं।
ये सारे पॉइंट्स जो है फिजिकल के, जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा में क्या आती है, मैकेनिकल ट्रॉमा के कारण कैसे सेल इंजरी होती है। ट्रॉमा मतलब क्या होता है, ट्रॉमा मतलब होती है आघात या घाव कह सकते हैं, जख्म कह सकते हैं ट्रॉमा मतलब। तो मैकेनिकली जख्म कैसे सेल को इंजरी करती है, ये इसके अंडर में आता है। जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, चल रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके शरीर से कुछ तो पार्ट तो डैमेज होते ही हैं, नॉर्मली भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। तो वहां पर जो एबनॉर्मल कंडीशन में जब शरीर पहुंचता है ना, तो उसी को जहां से जिस पार्टिकुलर एरिया पर हमारा शरीर एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंचा होता है, वहां पर रेड हो जाता है या ब्लू कलर की हो जाती है, तो वहां पर सेल इंजरी हुआ होता है। तो सेल इंजरी में जो होती है ना, मैकेनिकल एजेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रोड एक्सीडेंट, इसमें आ जाएगा रोड एक्सीडेंट मैकेनिकल ट्रॉमा में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रॉमा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है, कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, तो लोग कहते हैं ना कि मतलब ब्लड, लोग क्या बोलते हैं कि ब्लड को खींच लिया। होता क्या है कि उसमें चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रिक जो वायर होती है ना, उसमें चार्ज क्या होती है, फ्लो होती है, और चार्ज जो होता है ना, चार्ज फ्लो होती है, और हमारे ब्लड में भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो वायर में चार्ज फ्लो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल करती जाते हैं, जिससे क्या होती है, हमारा सेल इंजरी होता है ना, ब्लड के सेल होते हैं ना, वो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी डैमेज होती है। और जहां पर वायर सटता है ना, वहां पर भी क्या होती है, ट्रॉमा कर देती है, घाव कर देती है, उंड बोल सकते हैं। तो वहां पर भी क्या होती है, सेल इंजरी हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट देख लिया, तीसरा पॉइंट थर्मल ट्रॉमा क्या होती है। थर्मल ट्रॉमा में क्या होती है, एक तो टेम्परेचर होती है एंड कोल्ड, ठीक है, कोल्ड और टेम्परेचर के कारण। एक चीज देखें कि हमारी जो सेल होती है ना, बहुत ही सेंसिटिव होती है। जैसे कि हम टेम्परेचर से कैसे होती है, टेम्परेचर में अगर देखें तो अगर हम खाना बना रहे होते हैं, रोटी बनाते बनाते क्या होगा, हम अगर कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, अगर गलत से हमारा हाथ क्या हुआ, रोटी के बदले जिस पर बनता है रोटी, तावे पर अगर चले जाए, तो वहां पर क्या होती है, फोड़े हो जाते हैं, वहां पर सेल इंजरी हो जाता है। तो टेम्परेचर के कारण भी क्या होती है, हमारे सेल इंजरी हो जाती है। लेकिन कोल्ड में क्या होती है, ज्यादा अगर ठंडा जगह पर चले जाए, ठंडी जगह पर भी क्या होती है, हमारे सेल इंजरी होती है। मतलब ठंडी से क्या होती है, कोई भी चीज होता है ना, सिकुड़ता है, और हमारा जो सेल है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। जब वहां पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड एरिया में जाएंगे तो क्या होती है, वो सेल सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ेगा। होती क्या है कि उसमें जितने भी ऑर्गेनिल्स अरेंजमेंट हुए होते हैं वो एबनॉर्मली तरीके से अबनॉर्मल होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। इसमें लाइसोसोम भी होता है, हो सकता है वो फट जाए। जैसे होता है ना कि बैलून है, बैलून में हवा भरा हुआ है, और हवा भर करके उसको हम जब दाबते हैं तो क्या होता है, वो फटता है ना, ब्रस्ट होता है। तो उसी प्रकार से क्या होती है, सेल इंजरी भी हो जाएगी कोल्ड के कारण, ठीक है। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रे को सुने होंगे, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रे को ले लें, अल्ट्रा वायलेट रे को ले लें, अल्ट्रा वायलेट रे को ले लें। तो अल्ट्रा वायलेट रे में क्या देखे थे हमने, एक ओजोन परत होती है ना, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें क्या है, एक ओजोन परत है जो क्या करती है, वो अल्ट्रावायलेट को ऊपर ही रखती है, उसे नीचे नहीं आने देती, बहुत ही कम मात्रा में आता है। मतलब ये तो जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस से क्या होती है, हमारे जितने भी चर्म रोग होते हैं, स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं या स्किन के जो डिजीज होते हैं, अल्ट्रावायलेट का उसमें बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अल्ट्रावायलेट रे का। तो स्किन में जब इन्फेक्शन होगी या कोई भी डिजीज होती है, डिजीज का मतलब क्या हुआ कि वहां पर सेल इंजरी हुआ है, तभी तो डिजीज हुआ है। तो अल्ट्रावायलेट के कारण, रेडिएशंस के कारण जो होती है, क्या होती है, सेल इंजरी होती है, ये सूचित करता है, ये यहाँ पर प्रूफ करता है, रेडिएशंस के कारण होती है। एक्सरे भी कराते हैं, एक्सरे बार बार हमें नहीं कराना चाहिए, एक्सरे से भी हमारा सेल डैमेज होता है, उससे भी रेडिएशंस निकलती है, वो हार्मफुल होता है। यहां पर अगर देखें तो रैपिडली चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो प्रेशर पर मतलब एकदम डिपेंडेबल है। ये जो एनवायरनमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा वेट भी होता है बॉडी का। जैसे कि अगर हम
मतलब ऊंचाई एरिया पर जाएं, अगर ऊंचे एरिया पर जाएं तो वहां पर प्रेशर क्या होती है, घटने लगती है, वहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीदिंग रिदम में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहीं पर कह रहा है कि जो अगर रैपिडली क्या हो जाए, रैपिडली चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रैपिडली एकदम अचानक से चेंज हो जाए तो क्या होगी, हमारा सेल इंजरी होगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीदिंग रिदम में प्रॉब्लम हो जाएगा और सारे में भी। क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये इन्वायरमेंट के बारे में तो हम जानते हैं, होमोस्टेटिस पढ़े थे हमने कि हमारे जो बॉडी होता है ना वो क्या होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ना बॉडी का, वो रिलेटिवली रिमेन कांस्टेंट रखता है, वो उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली रिमेन कांस्टेंट रखता है कि इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करके रखता है। अगर रैपिडली चेंज हो जाए तो इफेक्ट तो पड़ेगी बॉडी पर, जिससे सेल इंजरी होती है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, फिजिकल एजेंट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमने देख लिया था कि फिजिकल एजेंट क्या है, फिजिकल एजेंट के बारे में देख लेते, इसके सारे पॉइंट को देख लेते। अब हमारा है केमिकल एजेंट क्या है। केमिकल एजेंट के बारे में देख लेते हैं। ये माइक चालू है, कल बंद हो गया था इसलिए एक बार चेक कर लिए। तो केमिकल एजेंट जो है इसके बारे में देख ले। केमिकल एजेंट में ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं सारे केमिकल एजेंट के ही हैं। ये कितने पॉइंट है, टोटल 7 पॉइंट है केमिकल एजेंट से। केमिकल एजेंट के थ्रू कैसे सेल इंजरी होती है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो केमिकल एजेंट में कुछ पॉइंट यहां पर लिख दे रहे हैं इसके बारे में। ये सिंबल जो है इंक्रीज का है, इंक्रीज केमिकल एजेंट एंड ड्रग कॉजेज सेल इंजरी। ये पॉइंट जो हमने लिखा है इसमें कह रहा है कि अगर केमिकल एजेंट इंक्रीज हो जाए, बॉडी में केमिकल एजेंट इंक्रीज हो जाए, या हमारा जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, इसके कारण क्या होती है, सेल इंजरी हो जाती है, सेल डैमेज होता है इससे। जैसे कि एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर पॉइजन दिख रहा है ना, पॉइजन, पॉइजन कहां से आती है, केमिकली से ही तो आएगी। कोई तो केमिकल होगा जिसके थ्रू, जिसको एडमिनिस्टर करने के बाद क्या आएगा, मतलब पॉइजन फैलेगा हमारे शरीर में। तो जैसे कि इस पॉइजन में अगर हम एग्जांपल देखें, इसे हम रॉफ कर लेते हैं जो पॉइंट हमने लिखा था। तो अगर हम पॉइजन में देखें, जैसे कि यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड हो जाएगा, और देखें तो आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक, हेवी मेटल, ठीक है। ये सारे पॉइजन ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये पॉइजन कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये, चलिए हम यहाँ पर एक को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर साइनाइड जो है ना, साइनाइड को अगर हम एडमिनिस्टर कर लें, साइनाइड को लेने की बहुत सारे मतलब सोर्सेज हैं जिसके थ्रू साइनाइड हमारे अंदर इंटर कर जाता है। तो अगर साइनाइड हमारे अंदर इंटर किया, साइनाइड वाले सब्सटेंसेस को हमने अगर एडमिनिस्टर कर लिया, तो इससे क्या होती है, ये हमारा डायरेक्ट हीमोग्लोबिन पर अटैक करेगा। जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी का फॉर्मेशन, उसको भी क्या करने लगता है, रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, रोकने लगता है, स्टॉप करने लगता है। तो जो साइनाइड है, जो हमारा साइनाइड है अगर ले लिया तो हीमोग्लोबिन पर अटैक करता है, तो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है ताकि ये साइनाइड से बचा रहे। वो मिथेमो हेमोग्लोबिन में चेंज करती है और जब साइनाइड उससे अटैच होता है तो साइनो मिथेमो हेमोग्लोबिन में चेंज होता है, वो कन्वर्ट होती है। और साइनाइड उसे समझ नहीं पाता है कि ये हमारा मतलब शिकार है या मतलब हमारा दोस्त है, और फिर ये क्या होता है, टूटता है, फिर से मिथेमो हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और साइनाइड अलग निकल जाता है और फिर एलिमिनेट हो जाता है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। वो भी कब, जब इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तब, पॉइजन का ट्रीटमेंट करते हैं तब। पॉइजन साइनाइड अगर ले लिया है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होगा हमें,
दो सब्सटेंसेस आती है, एक तो सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट का हमने इंजेक्शन लेते हैं सबसे पहले, साइनाइड लिया है तो कुछ देर के बाद क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्रेट का इंजेक्शन ले लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट का इंजेक्शन लेंगे, वही क्या करते हैं स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है, कंफ्यूजन करता है, इसको कंफ्यूज कर देगा। और ठीक 5 से 6 मिनट बाद हम सोडियम थायोसल्फेट का क्या करते हैं इंजेक्शन लेते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन लेंगे, वही क्या करता है साइनाइड को इलिमिनेट कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है यूरिन के थ्रू, वो कंबाइन हो जाता है साइनाइड से। तो साइनाइड को क्या करता है वो यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। तो पॉइजन के बारे में देख लिया कि अगर केमिकली में क्या होती है, केमिकली एजेंट में अगर पॉइजन हमारे शरीर में इंटर करता है तो वो भी हमारे सेल को क्या करता है इंजरी करती है, सेल को डैमेज करता है। कैसे करता है उसको देख लिया हमने साइनाइड के थ्रू। आगे कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, अगला पॉइंट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बारे में, कि अगर ये इसका कंसंट्रेशन भी अगर ज्यादा हो जाए हमारे शरीर में तब भी क्या होती है सेल इंजरी होती है। जैसे कि एसिड का अगर कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ जाए तो क्या होती है अल्सर हो जाती है ना, पेप्टिक अल्सर हो जाती है या ओसोफेगस अल्सर हो जाती है, स्टमक में अल्सर हो जाती है, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लगती है, मतलब छाले पड़ जाते हैं अंदर, जो आंतरिक दीवार होती है ना स्टमक में, वहां पर क्या होता है छाले पड़ जाते हैं, वहां पर सेल इंजरी कर गया होता है। तो नॉर्मल क्या होती है नॉर्मल मेडिसिन से क्या होता है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो वहां पर मिक्स्ड मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर हम एसिड की अगर बात करें, अगर यूरिन में हमारे एसिड की मात्रा बढ़ जाए, यूरिन में जो हम मतलब कह सकते हैं कि यूरिनेशन के थ्रू क्या उसको बाहर निकालते हैं, तो यूरिन में अगर बढ़ जाए एसिड की मात्रा तो क्या होती है वहां पर भी इन्फेक्शन हो जाती है। यूरिन जो ब्लैडर होती है ना, यूरिन ब्लैडर में भी क्या होती है इन्फेक्शन हो जाती है, वहां पर दर्द होने लगता है। जब हम मतलब टॉयलेट के लिए जाएं तो वहां पर टॉयलेट करते वक्त क्या होती है वहां पर दर्द होती है, इन्फेक्शंस के कारण होती है। तो इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए क्या होती है वहां पर सेल इंजरी हो गया होता है ना, सेल इंजरी हो गया होता है एसिड के कारण, क्योंकि एसिड जानते हैं कि ये नेचर में मतलब जला देगा, नेचर में थोड़ा खतरनाक होता है। तो वहां पर सेल इंजरी हो गया होता है, तो उस इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए क्या करते हैं मतलब ज्यादा मात्रा में मतलब वाटर को लेना होता है। अगर इसकी बात करें यूरिन वाला में, तो ये जो बेस होता है ना हमारे जो किडनी होती है उसके पास एबिलिटी होती है, उसके पास इसकी एबिलिटी होती है कि अमोनिया को वो फॉर्म करता है। अमोनिया क्या है बेस है, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, यही अमोनिया क्या करती है उस एसिड को क्या करती है न्यूट्रल करती है, न्यूट्रल करके इसके कंसंट्रेशन को कम करती है और फिर यूरिन के थ्रू क्या करती है बाहर निकाल देती है। तो एसिड का कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ जाए या यूरिन ब्लैडर में बढ़ जाए तो क्या होती है सेल को इंजरी करती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे अल्सर हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एसिड के कंसंट्रेशन पर भी मतलब केमिकली जो एजेंट होती है उसके थ्रू क्या हो रहा है सेल इंजरी हो रही है। इन्वायरमेंट पोल्यूशंस के कारण भी क्या होता है सेल इंजरी होती है। जैसे कि हमने अभी पहले पीछे देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजन होती है वो इन्वायरमेंट से ही आती है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से ही आती है। वो जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है या जहां पर लकड़ियां जलाई जाती है या प्रोपेन को जलाया है या गैस जलती है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होती है, मतलब निकलती है। तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के जो शरीर में होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है ब्लड में, जिससे सेल इंजरी होती है। तो उसको हम देख चुके हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशंस के थ्रू। इन्वायरमेंट पोल्यूशंस उसमें इंक्लूड है कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल, कार्बन इन्वायरमेंट पोल्यूशंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसे हम समझ गए। इंसेक्टिसाइड के बारे में जान लें। पेस्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड। अच्छा ये पेस्टिसाइड मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए दवा दी जाती है। जो हम खेती करते हैं तो खेती करने में हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है उसका हम छिड़काव करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है छिड़काव करते हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि ये हमारे घर तक भी पहुंच जाती है। जो अनाज जो निकलता है, जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट निकलता है खेत से, उसके थ्रू क्या होता है हमारे घर पर पहुंचती है। उसमें भी क्या ये नहीं कि ये हम खेत में दे दिए
और वो वहां पर खत्म हो गई। नहीं, वहां पर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन रह ही जाती है, जो प्रोडक्ट उत्पादन होता है खेती से, तो उसके थ्रू क्या होती है हमारे पास पहुंच जाती है, और फिर वहां से भी इन्फेक्शंस कॉज कर लेते हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में जो होता है ना, ये मेडिसिन ही है, केमिकल ही है, जिसके थ्रू सेल इंजरी होती है। बहुत सारे डिजीज कॉज हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी कॉज हो रही है इसके कारण, इन दोनों के कारण, ठीक है। और ज्यादा मात्रा में अभी इसका यूज किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। O2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। O2 का कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगा ना, तभी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे शरीर में। किसी भी कोई भी हमारा शरीर है ना, एक लिमिट में रहना चाहिए। सारे जो भी मतलब कंपाउंड है हमारे शरीर में, वो सारे एक लिमिट उसका है कि इतना होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हो रही है, एक्सेस हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम, अगर कम हो रहा है तब भी प्रॉब्लम। तो O2 के कंसंट्रेशन हाई हो जाए फिर भी हमें उसके कारण भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर अल्कोहल की बात करें, नार्कोटिक ड्रग की बात करें, अल्कोहल भी क्या है, केमिकल है। नार्कोटिक भी क्या है, केमिकल है। तो अगर अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अगर कम मात्रा में ले रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर ले रहे हैं, तो उससे उतना नहीं कोई इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो प्रॉपरली डे बाय डे ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, तो उनके लीवर में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। लीवर में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। ये अल्कोहल क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को बनाता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को बनाता है, ये हमारा क्या करता है, लीवर को डैमेज करने लगती है, लीवर में घाव होने लगता है, ठीक है, जिससे पेन होता है। हमेशा इसमें क्या रहेगी, इन्फ्लेमेशन रहेगी, जलन रहेगा लीवर में। तो इन्फ्लेमेशन रहा या जला हुआ है या जो घाव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर सेल इंजरी कर गया है, सेल को हार्मफुल ये मतलब हार्म पहुंचा चुका है, ये उसको डैमेज कर चुका है। इसका मतलब क्या है, सेल इंजरी हो चुकी है। और नार्कोटिक ड्रग है, ये क्या है, नशीले ड्रग है, मतलब जो नींद के लिए ज्यादातर यूज की जाती है। नींद जो होता है ना, उसके लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, नार्कोटिक ड्रग का। जैसे कि ले ले बार्बिट्यूरेट ले ले या मॉर्फिन ले ले, इसका यूज हम क्यों करते हैं, नींद के लिए करते हैं, या और भी इसका फंक्शन होता है। तो उनका जो कंसंट्रेशन होता है ना, जो नार्कोटिक ड्रग का कंसंट्रेशन होता है, उसको अगर नाइट में ले रहे हैं, तो नाइट में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में लेते हैं, बहुत ही मतलब कम कंसंट्रेशन में क्या होती है, वो हमें अच्छे नींद देती है। लेकिन अगर हम डे में ले रहे हैं वहीं, तो नाइट में अगर ले रहे हैं तो कम पर हो जाएगा, लेकिन डे में ले रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, बार्बिट्यूरेट हो या मॉर्फिन हो। तो अगर हम नाइट में ले रहे हैं मॉर्फिन को, अगर हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो कोई भी चीज क्या होती है, ज्यादा मात्रा में लेंगे, कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगा, तो ये नशीली ड्रग है, ये हार्मफुल तो पहुंचाएगी। हो सकता है कि ये ज्यादा देर तक क्या कर रहे हैं, हमें सुला दे, या और भी प्रॉब्लम कॉजेज कर सकती है। तो बार्बिट्यूरेट और नार्कोटिक ड्रग बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नार्कोटिक ड्रग के लिए, बार्बिट्यूरेट और मॉर्फिन, जो ज्यादा मात्रा में लेने से प्रॉब्लम कॉजेज हो सकती है, प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। मॉर्फिन तो क्या होता है कि जो मतलब लैक्टेशंस के दौरान, जब बच्चे दूध पीते हैं ना, जब मतलब बच्चे को दूध पिलाई जाती है, तो उसके दौरान क्या होती है कि मॉर्फिन जो होता है ना, वो सिक्रीट होने लगता है, वो स्तन में क्या होती है, सिक्रीट होने लगता है मॉर्फिन, जिससे बच्चे को भी हार्मफुल होता है। तो इसलिए इन सभी ड्रगों को क्या किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है कि लैक्टेशंस के दौरान किसी भी औरत को कोई भी वोमेन नहीं ले सकती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। जो थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग है, उसका भी कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर ज्यादा मात्रा में ले तो फिर हार्मफुल करेगी, क्योंकि हमें ड्रग सिर्फ लेना नहीं है, उसे एलिमिनेट भी करना होता है। इसके कुछ पार्ट क्या होते हैं कि यूज हो जाते हैं, मेटाबोलाइज हो जाती है, बायोअवेलेबिलिटी भी हमें इसका अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो पार्ट बच जाता है उसे एलिमिनेट भी होना है, ठीक है। तो एलिमिनेट होता है तो उसके भी एक कंसंट्रेशन होती है, उसका भी एक कंसंट्रेशन होता है। जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, वो ज्यादा मतलब मेडिसिन को अगर ज्यादा हो जाए ना, तो वो एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं,
इलिमिनेट नहीं कर पाते हैं ज्यादा मात्रा से, इसलिए उनका जो डोज होता है ना कम दिया जाता है। उन्हें हम ज्यादा दे दें वो इलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम तो कॉज होगी ही, सेल इंजरी करेगा ही। तो यहाँ पर सारे पॉइंट को कवर कर लिया हम। 7 पॉइंट था केमिकली एजेंट का, ये सारे को हम एक एक करके समझ लिए क्या है कैसे है। अगला हमारा पॉइंट है माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट में देख लेते हैं क्या होती है। काम की इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर ये 2 है, 3 है, ये इन्वायरमेंट है, ये 4 है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे हम ड्रॉप करते हैं और अगला पॉइंट को देखते हैं। जो माइक्रोबियल एजेंट है इसमें क्या कहता है कि जो हमारा सेल इंजरी है ना, सेल इंजरी कितना नंबर है माइक्रोबियल? 4 है। ये 4 नंबर है। तो जो सेल इंजरी है बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के कारण भी क्या होती है? सेल इंजरी होती है। माइक्रोब्स के कारण भी क्या होती है? सेल इंजरी होती है। जैसे कि इन्फेक्शन जो होता है ना, यहां पर देखें तो क्या होती है? इन्फेक्शंस किसके कारण होती है? इन्फेक्शंस कॉजेज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण क्या होती है? इन्फेक्शन हो जाती है। बैक्टीरिया के कारण फंगी हो जाता है, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, वायरसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्फेक्शन जो होती है ना, वायरस के चलते हो सकता है, प्रोटोजुआ के चलते हो सकता है, फंगी के चलते हो सकता है, बैक्टीरिया के चलते हो सकता है। ये सारे जो है ना क्या है? ये सारे माइक्रोब्स ही हैं। ये सारे क्या है? माइक्रोब्स है। इनके चलते इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शंस का मतलब क्या होती है? कि सेल इंजरी हुआ है। तो सेल इंजरी में क्या होती है? माइक्रोबियल एजेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये इसके कारण भी सेल इंजरी होती है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है 5 नंबर, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इसे आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट क्या कहता है। सबसे पहले तो इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम होती है ना हमारी, तो जो इम्यून होता है ना, इम्यून इज अ डबल एज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब जानते ही हैं, तलवार। इसके बारे में ये कह रहा है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के बारे में कि इम्यून जो होता है ना, इम्यून जो होता है ना डबल एज स्वॉर्ड है, 2 धारी तलवार है। मतलब क्या कि ये जो इम्यूनोलॉजी एजेंट है ना, ये हमारी सुरक्षा भी करती है और कभी कभी क्या करता है? ये पलट करके क्या करती है? हार्मफुल भी कर देती है, मतलब डैमेज भी कर देती है, सेल इंजरी भी कर देती है। तो इसके बारे में देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी नंबर बात ये कह रहा है कि इम्यूनोलॉजिकल जो एजेंट होती है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कहेंगे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कह सकते हैं, अगेंस्ट प्रोटेक्ट टू द होस्ट। सबसे पहले करते किसको है? तो होस्ट को। प्रोटेक्ट टू द होस्ट अगेंस्ट इंज्योर। जो एजेंट होती है ना, इंज्योर, जो इंज्योर एजेंट होती है उनके अगेंस्ट में क्या करता है? होस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन।
ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है वो होस्ट को क्या करता है, इंज्यूर एजेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके विपक्ष में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इट में ऑल्सो टर्न lethal and causes cell injury। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ये कभी कभी क्या करता है, ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये लिथल टर्न ऑन उलट करके हम पर ही वार कर देता है। ठीक है, ये उलट करके क्या करता है, यही क्या करता है, वार कर देता है सेल पर। ठीक है, ये सेल इंजरी कर देता है, इम्यूनोलॉजी एजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हमने देख लिया कि अच्छा एक चीज है, इसको समझने के लिए एक बात बोले कि अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित प्रदान कर रहे हैं, लड़ तो रहे हैं लेकिन सुरक्षित प्रदान कर रहे हैं। होता क्या है कि लड़ते लड़ते खुद की भी कुछ तो हानि होती होगी, खुद से ही लग जाए, हम मार किसी और को रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी खुद से ही खुद का मतलब चोट पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये भी काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये खुद पर ही क्या करता है, उलट करके वार कर देता है, तो इससे सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉइंट को देख लिया, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट को भी देख लिया। अब न्यूट्रिशनल रीअरेंजमेंट को देखना है, इसे आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला है न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट। अगला पॉइंट हमारा न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल के बारे में अरेंजमेंट कैसे होती है, दो तरीके से होती है। एक तो न्यूट्रिशन जो होती है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूट्रिशंस का जो न्यूट्रिशन है उसका क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है। न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशंस का जब डिफिशियंसी होगी तो प्रॉब्लम तो कॉज होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमारा क्या करना है, शरीर का चलना फिरना सारे फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो न्यूट्रिशंस में डिफिशियंसी होती है, जैसे कि ओवरऑल जो होती है ना, अगर न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी अगर ओवरऑल बॉडी हो जाए, ओवरऑल बॉडी में अगर न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी हो जाए तब क्या होती है, ओवरऑल बॉडी में क्या होती है, अगर न्यूट्रिशंस का डिफिशियंसी हो जाए तो ये किसके कारण होती है, इसके कारण सेल इंजरी होगी। क्योंकि हमें हमारे सेल को क्या चाहिए, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, उसके फंक्शंस के लिए, उसके जीवित रहने के लिए, उसके सारे कार्यों को करने के लिए। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, अगर नहीं मिल पाता उतना न्यूट्रिएंट्स, तो वो अपने प्रॉपर फंक्शंस को नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम तो कॉज होगा ही, सेल डेथ हो जाता है। धीरे धीरे क्या होती है, वो सेल डेथ हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। जैसे कि स्टारवेशन कह सकते हैं, अगर कोई भूखा व्यक्ति होता है, स्टारवेशन, कोई व्यक्ति भूखा रहता है, अगर खाना वो नहीं खाएगा, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगी, क्योंकि खाने से अगर शरीर को चलाने के लिए कोई एक ही न्यूट्रिशंस हो सकता नहीं, तो बहुत सारी चीज होती हैं उसके लिए, सेल को जीवित रहने के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। तो स्टारवेशंस जो होते हैं ना, स्टारवेशंस के कारण न्यूट्रिशंस की जो होती है कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, सेल इंजरी हो जाता है। ठीक है, अगर मिनरल की कमी हो जाए, मिनरल डिफिशियंसी हो जाए, अगर मिनरल डिफिशियंसी हो तो क्या होती है, एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, एनीमिया हो जाएगी। अगर मिनरल का डिफिशियंसी हो तो क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी। तो न्यूट्रिशंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी कमी होने से बहुत सारे प्रॉब्लम कॉजेस हो सकती है। अगर न्यूट्रिशंस की यही बात करें, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तब क्या होती है, अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तब क्या होती है। तो दूसरा पॉइंट देख लें, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स जो है
एक्सेस अमाउंट में हो जाए तब क्या होती है? अगर किसी के भी मतलब क्या होती है कि एक्सेस अमाउंट में हो जाए न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होता है? ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, वो मोटापा उसकी बढ़ जाएगी और सारे भी प्रॉब्लम कॉजेज होने लगती है। तो इसमें ऐसे कर सकते हो ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा मात्रा में मिलने लगे तो बॉडी एबनॉर्मल, जैसे कि मोटापा बढ़ जाएगा, हार्ट डिसऑर्डर आने लगेंगे। हार्ट में जो होता है ना हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर का क्या रिलेशन है न्यूट्रिएंट से? अच्छा एक चीज सुने होंगे डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो सुने होंगे ना। कोलेस्ट्रॉल ये फैट होता है। फैट क्या होता है? अगर फैट हमारे शरीर की होती है, कोई भी खाना मतलब खा रहे हैं, ऑयली पदार्थ खा रहे हैं, ऑयली चीज ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उसमें फैट ज्यादा मात्रा में होता है। फैट क्या करता है कि हम यूज अगर नहीं कर पाते, अगर फैट को हम यूज नहीं कर पाते, वर्क के थ्रू हम फैट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो वही फैट क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। वही फैट कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? एक्सेसिव अमाउंट में जब जाने लगती है, तो जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ना, ब्लड वेसल्स, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसकी जो वाल होती है ना, उस पर ये आकर चिपक जाता है, ये चिपकने लगेगा, चिपक करके क्या करने लगेगा? इसके डायमीटर को घटा करके अंत में क्या करता है? इसको ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक करेगा तो क्या होती है? अगर ये हार्ट वाला में ब्लॉक किया तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट अटैक आने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बाबू का। ये कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आती है। उसके वेसल्स की जो डायमीटर होता है वही घट जाता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं फेंक पाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। क्यों? क्योंकि ये होता है ना कि अगर हम पानी वाला पाइप देखे होंगे आप लोग, मोटर से जो चलता है, वो ऐसे रखेंगे नॉर्मल तो यहीं पर गिरेगा, लेकिन उसके जो मुंह होता है ना, मुंह माउथ जो होता है ना, अगला हिस्सा, उसको अगर हम दाब दें, उसके माउथ की जो डायमीटर उसको अगर हम कम कर दें, तो वो क्या करती है? पानी को बहुत ही तेजी से दूरी तक फेंकता है, उसके प्रेशर को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे डायमीटर घटा, प्रेशर उधर बढ़ा। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। माइक को एक बार चेक कर ले, अभी चल रहा है, कल बंद हो गया था। तो यहां पर क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है? डायमीटर इसका घटा, प्रेशर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाती है, हार्ट डिसऑर्डर भी होती है। तो इसके कारण से न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी प्रॉब्लम कौन सा होती है? सेल इंजरी हो जाती है, डिफिशियंसी के कारण भी सेल इंजरी हो जाती है। तो ये सभी कारण है। अब देखें तो एजिंग के बारे में, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हमने देख लिया था एजिंग के बारे में। अब हमारा एजिंग देखना है अभी, और साइकोजेनिक डिजीज देखना है। तो सबसे पहले एजिंग के बारे में देख लिया। एजिंग का मतलब क्या कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं बुढ़ापा कह सकते हैं। एजिंग का मतलब बुढ़ापा, मीनिंग अगर देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि सेलुलर एजिंग लीड्स टू इम्पायर्ड, ये आ रहे हैं, इम्पायर्ड एबिलिटी ऑफ द सेल टू अंडरगो रिप्लिकेट, रिपेयर, अल्टीमेटली सेल डेथ। इसमें क्या कह रहा है कि जो सेल जो होता है ना, बूढ़ा हो जाता है या ज्यादा दिन का हो जाता है, तो उनके पास जो है ना रिप्लिकेट करने की जो क्षमता होती है ना, वो भी घट जाती है। रिप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, रिप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? वो अल्टीमेटली डेथ हो जाते हैं। कोई भी बूढ़ा चीज अपने आप को उतना एनर्जेटिक नहीं हो पाता है, अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा, तो उसे मरना ही है। तो उसी प्रकार से सेल भी होता है, अगर ज्यादा दिन का हो जाए, बुढ़ापा हो जाए उसकी, तो रिप्लिकेट करने की उसकी क्षमता जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है, मतलब सह नहीं पाता है, उसके रिपेयर करने की जो क्षमता है वो नहीं हो पाता है, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा। जब रिपेयर नहीं कर पाएगा, अगर कोई चोट लगी, रिपेयर नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा सेल है, मरना ही है, तो अल्टीमेटली डेथ हो जाता है उस वैसे सेल का। अगर अगला पॉइंट देखें तो जिंक खत्म हुआ मेरा, ये क्या है? साइकोजेनिक जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होती है कि बायोलॉजिकल जो होती है, मॉर्फोलॉजिकल जो होती है, बायोकेमिकली जो होती है ना, बायोलॉजिकल नहीं कहते, बायोकेमिकल, तो बायोकेमिकली और मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होती है ना, वो नहीं हो पाती है।
वो इसमें नहीं होती है। स्पेसिफिक जो बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है, देयर आर नो, यहाँ पर नहीं होती। लेकिन कॉमनली ये जो चीज दिखने को, ये जो डिजीज जो है ना, साइकोजेनिक डिजीज जो है, वो कहाँ देखने को मिलती है? जनरली ये हमें देखने को मिलती है सीन इन द मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज में ये चीजें देखने को मिलती है हमें। और ये किसके कारण होती है? ये होती है ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, कर सकते हैं मेंटल स्ट्रेस के कारण होती है ये। मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेन कह सकते हैं, स्ट्रेन कह सकते हैं, और देखें तो एंग्जाइटी कह सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इन सभी चीजों में क्या होती है? ये डिजीज देखने को मिलती है। तो हमारा कवर कितने हो गए हैं? 8 पॉइंट, और 2 पॉइंट बचे हैं जिसे मैंने नहीं लिखा था क्योंकि स्पेस नहीं थी, उसको भी हम देख लेते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो 2 पॉइंट हमारे बचे थे, आइट्रोजेनिक कॉजेज और आइडियोपैथिक डिजीज, ये 2 पॉइंट बचे थे। इसमें से एक पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये 9 पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कह रहे हैं कि देयर आर सम डिजीज एज वेल एज डेथ एट्रीब्यूट टू आइट्रोजेनिक कॉजेज ओइंग ऑफ फिजिशियन। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसके साथ साथ क्या होती है? डेथ भी हो जाती है। जिसके साथ साथ डेथ हो जाती है, किसके कारण? सबसे पहले कि ये आइट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में देखें तो चिकित्सा जनित होता है। मतलब ओइंग ऑफ फिजिशियंस, ओइंग ऑफ फिजिशियंस का मतलब क्या होती है? फिजिशियंस के कारण जो होती है ना, फिजिशियंस के कारण ही क्या होती है? ये कॉजेज होती है, फिजिशियंस के एरर के कारण। यहाँ पर जैसे कि अगला पॉइंट अगर देखें हम, इसके आगे लिखा है कि ऑकरेंस ऑफ डिजीज और डेथ, मतलब डिजीज का आना या डेथ होना किसके कारण होता है? ड्यू टू एरर इन जजमेंट बाय फिजिशियन। फिजिशियन के जजमेंट के कारण क्या होती है? डिजीज आ जाती है या तो डेथ हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, तो ये फिजिशियंस के जजमेंट के एरर के कारण आ सकती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? पेशेंट का डेथ हो जाता है, या क्या होती है? डिजीज आ जाती है। कोई और डिजीज हो उसके साथ क्या होती है? इसका अगर जजमेंट गड़बड़ हो गया तो वो डिजीज क्या होती है? खतरनाक हो जाती है और वो डेथ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम अगला पॉइंट को देखें तो इसे अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो हमने पहले पॉइंट को देख लिया, तब लास्ट पॉइंट इसका और अंतिम पॉइंट 10 नंबर, आइडियोपैथिक डिजीज। सबसे पहले आइडियोपैथिक का मीन्स मतलब क्या होता है? आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, जिसे हम नहीं जानते हैं। आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अननोन। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया, आइडियोपैथिक डिजीज के कारण सेल इंजरी कैसे होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इन विच एग्जैक्ट कॉजेज इज अनडिटरमाइंड। इसमें एग्जैक्ट जो कॉजेज होती है, मतलब एक्चुअली जिस कारण से हो रहा है ये डिजीज, वो कारण का ही पता नहीं चलता। इसमें किस कारण से हो रही है उस कारण का पता नहीं चलता। जैसे कि अगला पॉइंट में ये कह रहा है कि दिस, आगे क्या है? इस पॉइंट में कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन, यहाँ पर टी छूटा हुआ है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोटेंशन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोटेंशन इज आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक जो है ना, इसका बहुत ही मोस्ट कॉमन अगर देखें फॉर्म क्या है? हाइपोटेंशन है। जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है ना, वो इसी का क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेंशन का पता ही नहीं चलता क्या कर ये इंक्रीज हो क्यों रही है। इसका ओरिजिनल कॉजेज का पता नहीं चलता, कारण का पता नहीं चलता। लेकिन अगर इसी में देखें सिमिलरली, इसी के सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ पर क्या करें कि एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ मेनी कैंसर इज स्टिल इनकम्प्लीटली नॉन। एग्जैक्ट इटियोलॉजी ऑफ मैनी कैंसर, बहुत सारे कैंसर है ना, उसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब जानते हैं हेतु विज्ञान, अगर बोले इसे हिंदी में तो हेतु विज्ञान होती है। तो कैंसर के बारे में बहुत सारे ज्ञान करके इसका एग्जैक्टली जो होती है ना,
बहुत सारे कैंसर का एग्जैक्टली अभी तक, स्टिल मतलब फिर भी होता है या अभी तक भी होता है। तो यहाँ पर अभी तक होगा कि अभी तक जो होते हैं ना इनकम्प्लीटली नॉन, हम मतलब पूरी तरीके से इसके बारे में नहीं जानते। बहुत सारे कैंसर होते हैं, कैंसर हैं जिसकी कॉजेज का हम अभी तक पता नहीं कर पाए, अभी तक हम नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीके से, इसी बात को यहाँ पर बोल रहा है। तो सेल इंजरी तो हो रही है, कैंसर में तो सेल इंजरी होती है, ब्रेस्ट में तो लास्ट में वो जाकर के इसमें क्या होती है कि बहुत सारे सेल डिवीजन होने लगते हैं, बहुत ही तेजी से सेल डिवीजन होते हैं, रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, सेल इंजरी का इटियोलॉजी। या हमारा टॉपिक यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स से वो खत्म हुए। और आगे फिर से हम देखेंगे पैथोलॉजी में सेल एडेप्टेशंस, सेल एडेप्टेशंस जो है उसको हम देखेंगे अगले टॉपिक में। इससे आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें।